लेट्स स्टार्ट पेपर डिस्कशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इसमें सबसे पहली इंस्ट्रक्शन बेटा ये है कि रीड फ्रॉम पीडीएफ। वो आपको पता है कि क्योंकि जब हम उसको फ्रैक्शन वगैरह को उसमें लिखते हैं गूगल फॉर्म में, तो सारी सेटिंग जो है a1/b1 वो सब चेंज हो जाता है। वो ऐसे आ जाएगा a1, है ना, स्क्वायर है तो स्क्वायर गायब हो जाता है, x² विल बी x2, तो दिक्कत जाती है ना। इसलिए हमेशा आप पेपर पढ़ो पीडीएफ से, ताकि आपको एग्जैक्ट क्या क्वेश्चन है उसमें कन्फ्यूज़न नहीं हो, है ना। और उसके बाद सॉल्यूशंस जो गूगल फॉर्म में लिखने हैं गूगल फॉर्म में कर दो, जो पीडीएफ में भेजने पीडीएफ में भेज दो। सिंपल कंसेप्ट। तो यह बार बार हर बार हम डिस्कस नहीं करेंगे, अब आपको पता है ये बात। फर्स्ट क्वेश्चन था फॉर विच वैल्यू व्हाट वैल्यू ऑफ k द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन हमको पता है कि यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। इक्वेशन को देख करके हम a1 a2 b1 b2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। ये a1 है k, b1 है आपका -2, a2 है 3 और b2 है 1, y है 1 और साइन क्या आता है, नॉट इक्वल टू। तो k/3 इज़ नॉट इक्वल टू -2/1। 1 का तो कोई सेंस नहीं है, 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में सब कुछ होता उसी तरह से है, नॉट इक्वल टू में 3 उधर गया तो k इज़ नॉट इक्वल टू 3 2 6 और साइन नेगेटिव, k नॉट इक्वल टू -6। तो -6 के अलावा सारी वैल्यू चलेंगी एक्सेप्ट -6। हाँ, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 6 3 -6 ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट -6। दिस इज मोर एक्यूरेट। यदि ऑप्शन में -6 भी दिया होता तो वो टिक नहीं करोगे। हाँ, ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऐसा नहीं कि 3 दे लिख दिया हमने कि भाई -6 तो नहीं है, 3 है तो सही है, पर ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट -6 इज मोर करेक्ट आंसर एज कम्पेयर टू ओनली आपने कोई एक नंबर लिख दिया कि -6 के अलावा ये सारे ऑप्शन -6 के अलावा है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। हाँ, बट ज़्यादा सही आंसर क्या है कि -6 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी चलेगा। ठीक है, तो ये बात याद रखना, इसका आंसर आएगा सी। सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़, इसके कितने सॉल्यूशन हैं आपको ये बताना है। तो हम सिंपली देखें कि ये -3 4 और 7, -3 4 7, अब यहाँ क्या है 9/2, आप चाहो तो इसको 9/2, तो 2 कहाँ जाएगा न्यूमरेटर में, यह है -6 और यह है 21/2 कहाँ चला गया न्यूमरेटर में। यू कैन डू इट लाइक दिस इफ़ यू वांट टू, अदरवाइज मैं आपको उस तरह से भी बताऊंगी जो मैंने बताया था। 3 3 9 क्या बचा, -2/3, 2 2 4, 2 3 6, तो ये भी क्या आ गया -2/3, 7 3 21, ये भी क्या आ गया 2/3। साइन में क्या गड़बड़ हुई, साइन में क्या गड़बड़ हुई, देखो ये इक्वेशन में 7 में =2 में था और यहाँ पर ये +21/2 है, तो मुझे किसी भी एक का साइन नेगेटिव लेना चाहिए, तो ये भी क्या आएगा -2/3। क्या पता चल रहा है, a1/a2 b1/b2 c1/c2 सबकी वैल्यू -2/3। तो इक्वेशन कैसी हो गई, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, तो आंसर आएगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, है ना। अच्छा, दूसरा तरीका क्या था कि हम इसको सही तरह से लिख लेते पहले ही। क्या सही तरीका है कि हम इसमें एलसीएम ले लेते 2 का, तो ये होती 9x -6 2 12y +21 = 0, ये इक्वेशन बनती। और इसको भी अरेंज कर लेते, तो ये -3x + 4y -7 = 0। अब आप रिलेशन निकालते, अब देखो मैंने उल्टा लिख दिया है, तो 3/2 आएगा, मैंने अभी 2/3 था तो 3/2 हो जाएगा, 3 3 9, 4 3 12, 7 3 21, तो आपका सारा रेशो क्या हो गया -3, और एलसीएम भी ले लिया है मैंने तो /2 गया, तो ये हो गया -3 -3 -3। हाँ, सबका रेशो -3, तो बात तो वही है कि a1/a2 b1/b2 c1/c2 इक्वल्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ग्राफ पूछा होता तो कोइंसिडेंट लाइन, सिस्टम कंसिस्टेंट। थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है, इफ़ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, यदि पेयर जो है वो कंसिस्टेंट है, देन द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशंस विल बी। तो लाइंस कैसी होगी, आपको पता है कंसिस्टेंट कब होता है, जब सॉल्यूशन निकले। अब वो सॉल्यूशन यूनिक होगा तो ग्राफ ऐसा बनेगा, यदि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो ग्राफ ऐसा बनेगा, या तो इंटरसेक्टिंग या कोइंसिडेंट लाइन, दोनों में सिस्टम कंसिस्टेंट होता है। तो ऑप्शन आपका ये वाला आएगा, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट, दोनों में से कुछ एक होगा, या तो लाइंस इंटरसेक्टिंग होगी या लाइंस कोइंसिडेंट होगी, और कोई ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4,
द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट। क्या पूछ लिया? इनकंसिस्टेंट। व्हाट इज इनकंसिस्टेंट? जब सॉल्यूशन ना निकले, सिस्टम इनकंसिस्टेंट। सॉल्यूशन कब नहीं निकलता? जब a1/a2 b1/b2 इक्वल हो पर c1/c2 इक्वल नहीं हो। तो हमें क्या चेक करना है कि a1/a2 b1/b2 के इक्वल है क्या? तो हमें चेक नहीं करना है, हमें k की वैल्यू निकालनी है, तो इसी कंडीशन से निकलेगी। एंड दिस इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ज़्यादा मार्क्स में आए तो सब लिखना है। 1 मार्क का MCQ, आपको फटाफट से कंडीशन सब्स्टिट्यूट कर देना चाहिए, बस ध्यान रखते हुए कि पिछली बार जैसे हुआ वैसा ना हो। 4 है, -5 है और ये 5 है ना, और इधर k है और इधर 3 है और ये दोनों इक्वल टू के उधर है, ये 5/3 है, तो ये इसके इक्वल नहीं होना चाहिए। हाँ, तो ये 4/k है, ये -5/3, k इधर, ये सब उधर, तो k इधर जाएगा, 3 4 12 और 5 आ गया अपॉन में। बस एक गड़बड़ क्या हुई, इधर माइनस साइन था तो माइनस साइन इसमें आएगा, तो k इज़ -12/5। k यदि -12/5 होगा तो यहाँ पर -12 अपॉन का 5 कहाँ जाएगा? ऊपर। 4 3 12, वैल्यू क्या आ गई? -5/3, वो क्या है? +5/3। दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, है ना, कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो आंसर क्या आएगा? आंसर इज -12/5। अब साइन का ध्यान ना दिया तो +12/5 टिक कर दोगे। तो जस्ट बी केयरफुल विथ साइन। हमेशा मैथ्स में एक्सीडेंट्स होते हैं, मतलब मार्क्स कटते हैं ड्यू टू साइन, ये बात आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। गूगल फॉर्म में आपको शुरू के 6 क्वेश्चन ही करने थे। ओके, क्या बोल रहा है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m विल द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो आपको पता है फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होता है। तो यहाँ पर इक्वेशन में a1 क्या दिख रहा है? 2, b1 3, c1 -7, सब इधर है, तो 2 इक्वल टू 3 इक्वल टू -7। अब दूसरी इक्वेशन से भी इनकी वैल्यू रखें तो हमें क्या नज़र आ रहा है? m-1 इंटू एक्स, तो x का कोफिशिएंट क्या है? m-1। y का कोफिशिएंट क्या है? m+1, आगे भी पॉजिटिव साइन है तो सिंपली m+1। और ये इक्वल टू के उधर है, हमारे इसमें इधर था, हम इसको इधर लाते तो यहाँ माइनस आता और इक्वल टू 0 आता। तो c की वैल्यू क्या हो गई? -3m-1। ये ब्रैकेट के बाहर का माइनस अंदर मल्टीप्लाई करके उसको -3m+1 नहीं करना है। क्यों नहीं करना है आप समझ ही गए होंगे कि ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएंगे। हाँ, अब हमारे पास 3 रिलेशन है, तीनों आपस में इक्वल है, तो हम कोई भी 2 पहले सॉल्व कर ले। सपोज हमने इन दोनों को पहले सॉल्व कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2m + 2 1 = 2 इक्वल टू 3m - 3, ये आएगा। ये 2m इधर, 3 इधर, 2m उधर आएगा, 3m - 2m m हो जाएगा, -3 इधर आएगा, 2 + 3 5। तो m की वैल्यू मेरी एक ही स्टेप में आ गई कि m इज़ 5, इसीलिए क्वेश्चन 2 मार्क्स में था। अब m की वैल्यू यदि 5 है तो हम यहाँ सब्सटीट्यूट करके देख लें कि हो क्या रहा है। तो m 5 रखेंगे, 5 - 1 4, 2/4 1/2, 5 + 1 6, 3/6 1/2। वहाँ पर 3m है ये, हाँ 3m - 1, तो 5 3 = 15, 15 - 1 14, 7/14 इज ऑल्सो 1/2। सबका रेशो इक्वल हो गया, मतलब आंसर करेक्ट है, m इज़ 5। ठीक है, ये हो गया आपका गूगल फॉर्म का काम कंप्लीट। आप सिर्फ m = 5 लिखा या 5 लिखा, वो मैंने करेक्शन करके मार्क्स दे दिए हैं ना, तो ये तो आपको कल ही मिल गए थे। अब भाई क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है? पहले क्वेश्चन हमेशा पूरा पढ़ो, ऐसे मैंने इसको रेड से लिख दिया था। फ्रेम इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म ओनली, डोंट सॉल्व। कि आप सिर्फ इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब a1x + b1y + c1 = 0 में निकाल करके छोड़ दो। और एजम्पशन तो लिखना ही पड़ेगा, वो तो क्लास में हम बहुत बार बात कर चुके हैं। उसको सॉल्व करके आंसर निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन कम मार्क्स में दिया है, अदरवाइज़ उसका वेटेज बढ़ता, फिर आपका पेपर में टाइम आपको कम पड़ता है ना। तो इसलिए उसको इधर शिफ्ट कर दिया, क्योंकि इक्वेशन सॉल्व करना तो सीख ही चुके हो, बनाना आ रही है या नहीं आ रही है वो चेक करना मेन पर्पज़ है ना। तो यहाँ पर क्या बोला है? द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। तो जैसे ही आपने 2 डिजिट नंबर पढ़ा, आप क्या लिखोगे? लेट द नंबर बी 10x + y। अब नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स है, तो हम क्या लिख दें? एंड इंटरचेंज्ड नंबर इज y और x की पोजीशन चेंज
10y प्लस x, ये लिखा। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका क्या हो गया, द सम ऑफ द डिजिट्स इज 12। सम ऑफ द डिजिट्स मतलब x और y का सम 12, तो x प्लस वाई इक्वल टू 12, पर ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है इक्वेशन का, 12 को इधर ले आएंगे तो x प्लस वाई माइनस 12 इक्वल टू 0। दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 1, हाईलाइट करके छोड़ दो। ठीक, अब सेकेंड पार्ट में क्या बोला है, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, ये वाला नंबर एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 18, ये नंबर इस नंबर से 18 ज़्यादा है। क्वेश्चन यही कह रहा है ना कि इंटरचेंज करके जो नंबर मिला वो ओरिजिनल नंबर से 18 ज़्यादा है, मतलब 10y प्लस x ये न्यू नंबर है, माइनस ओरिजिनल नंबर दैट इज़ 10x प्लस y, माइनस है, साइन चेंज हो गए। या यदि आप साइन चेंज ना करो तो यहाँ ब्रैकेट लगाओ, अगली स्टेप में साइन चेंज करो, बट हम ध्यान रख लें तो हमको एक स्टेप कम हो जाती कि हमने डायरेक्टली साइन चेंज करके लिख दिया। इनका डिफरेंस क्या दिया है, 18। अभी आपको बता दिया था पहले कि ऐसी इक्वेशन हमेशा 9 से डिविजिबल है, तो इक्वेशन तो पता चल गई, x माइनस वाई इक्वल टू 2 पर लिखना पड़ेगा 9y माइनस 9x इक्वल टू 18, 9 से डिवाइड किया तो y माइनस एक्स इक्वल टू 2। हाँ, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है, पर इक्वेशन तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखनी है, तो x और y को उधर शिफ्ट कर दें तो ये हो गया x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन आ चुकी है। आपको इतना ही काम करना था, x और y को सॉल्व करके वैल्यू नहीं निकालनी थी। ऑल्दो मैं आपको निकाल करके आंसर बता देती हूँ क्या आएगा, ऐड करेंगे कैंसिल, x प्लस एक्स 2x, माइनस 12 प्लस 2 माइनस 10 इक्वल टू 0, मतलब 2x इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू 5 आ गई, x प्लस वाई 12 था, y क्या आ गया 7, तो आपका नंबर क्या हो गया 57। हाँ, नंबर हो गया 57, रिवर्स करोगे बनेगा 75। 75 57 से 18 ज़्यादा है, और 7 और 5 का सम 12 है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड, पर ये नहीं करना था, आपको सिर्फ ये इक्वेशन बना के छोड़नी थी। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में भी यही करना है कि इक्वेशन बना के छोड़नी है। क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपको यही इंस्ट्रक्शन गिवन थी क्लियरली। क्या, इफ़ द न्यूमरेटर ऑफ अ सर्टेन फ्रैक्शन, जैसे ही पढ़ा फ्रैक्शन, लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन y। हाँ, इफ़ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 2 तो x प्लस 2 एंड डिनोमिनेटर बाय 1, इंक्रीज बाय के बाद ही कंटिन्यूशन में चल रहा है तो डिनोमिनेटर भी 1 से इंक्रीज होगा। द फ्रैक्शन बिकम्स इक्वल टू 5/8 लिख दिया। आगे क्या बोला, द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज ईच डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड मतलब डिक्रीज। अब आपको क्या बोल रहा है, दोनों को कम कर दिया बाय 1, मतलब दोनों को 1 1 कम कर दिया था, फ्रैक्शन बिकम्स इक्वल टू 1/2। एक बार फिर से क्वेश्चन पे नज़र डाल दो, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी। न्यूमरेटर इंक्रीज बाय 2, डिनोमिनेटर बाय 1, फ्रैक्शन बिकम्स 5/8 करेक्ट है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ईच डिमिनिश, दोनों को एक एक कम कर दिया, फ्रैक्शन बिकम्स इक्वल टू 1/2। फाइंड द फ्रैक्शन, फॉर्म फ्रेम इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म ओनली, डोंट सॉल्व। पढ़ना ध्यान से। अब आपको पता है कि क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जितनी कम स्टेप में कर लो उतना अच्छा। तो 8 का प्रोडक्ट इन दोनों से होगा तो 8x प्लस 16 इक्वल टू 5 का प्रोडक्ट उन दोनों से होगा 5y प्लस 5, स्टैंडर्ड फॉर्म में सब इधर ले आइए, तो 8x माइनस 5y प्लस 16 माइनस 5 इस प्लस 11 इक्वल टू 0। ये आपकी आ गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड पार्ट डायरेक्ट मल्टीप्लाई, तो 2x माइनस 2 इक्वल टू y माइनस 1 होगा, इधर लाएंगे तो ये माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया, तो 2x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 2। इतना किया, मार्क्स मिल गए। हाँ, सॉल्व करना है तो अभी कर लेते हैं कि क्या करना है, एलिमिनेशन से कर दें। सॉल्व करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई कर दें 5 से, तो ये क्या हो गया 5 2 ज़ा 10x माइनस 5y माइनस 5 इक्वल टू 0, और वो इक्वेशन थी 8x माइनस 5y प्लस 11 इक्वल टू 0। साइन चेंज, ये माइनस ये प्लस ये प्लस। अब देखो क्या हो रहा है, 10x में से 8x माइनस हुआ तो बचेगा माइनस 2x, ये तो कैंसिल, प्लस 16 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x कम्स आउट टू बी 8, x 8 आ गया। सब्स्टिट्यूट कर दें इसमें, तो x 8 है तो 8 2 16 माइनस 1 इक्वल टू y हो गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई 15। तो फ्रैक्शन आपका क्या हुआ, x अपॉन y, आंसर फ्रैक्शन होना चाहिए 8/15, फ्रैक्शन हो गया 8/15। अब कंडीशन सब्स्टिट्यूट करके देखो, 8 में 2 10 ऐड करोगे 10 हो गया, 15 में 1 ऐड किया 16 हो गया, 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16, 5/8 हो गया। और दोनों में से 1 1 माइनस कर दें
तो आपका 8 - 1 7, 15 - 1 14, 7 2 ज़ा 14, 1/2, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड। तो ये तो सॉल्यूशन मैंने आपको सिखा दिया, पर एग्ज़ाम में आपको इस टेस्ट में आपको सिर्फ इक्वेशन बनाने तक का काम करना था, ठीक है। और अजम्पशन लिखना तो कंपलसरी होता है, अजम्पशन लिखे बिना कुछ पता ही नहीं चलेगा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 मार्क्स का। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस फॉर x एंड y। क्या दिया है, x + 4y = 27xy, ये हमको इक्वेशन गिवन है। और दूसरी है x + 2y = 21xy। अभी आपको पता है कि आप इस xy को इधर लाओगे तो क्या होगा, x से x कैंसिल होगा, y से y, तो इधर x है तो यहाँ अपॉन में क्या आएगा, y, तो आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, 1/y। यहाँ y कैंसिल होगा, अपॉन में क्या आएगा, x, 1/y + 4/x = बचेगा 27। नेक्स्ट इक्वेशन में x की जगह पे क्या आएगा, 1/y + 2 टाइम्स अपॉन x = 21। ये आपकी इक्वेशन बन गई। पर ये रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन है, तो हमको अज्यूम करना पड़ेगा। और आपने ध्यान दिया हो तो आगे y पीछे x है, तो पहले 1/y को हमने a ले लिया और 1/x को हमने b ले लिया। तो इक्वेशन क्या बन गई आपकी, a + 4b = 27 एंड a + 2b = 21। ये इक्वेशन बन गई। x हाँ। तो अब आपको इसमें कुछ मेंशन है, कोई मेथड मेंशन नहीं है, तो इसको भी हम एलिमिनेशन से कर दें, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, 4b - 2b 2b, 27 - 21 6, तो b की वैल्यू क्या आ गई 3। b जैसे ही 3 आया इस वाले में रख दें सेकेंड इक्वेशन में, तो a + 3 2 = 6 = 21, तो a क्या हो गया, 21 - 6 is 15, a comes out to be 15, पर a क्या था, 1/y, दिस इज इक्वल टू 1/y, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 1/15, और इसको इक्वेट करेंगे 1/x से, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/3, तो x = 1/3 एंड y = 1/15 इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। ये ध्यान रखना आप इसमें कि वो a और b की इंटरचेंज कर दी कि a आपने x को लिख दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, x y है, एक a y है। अब अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का क्वेश्चन, तो अब ये समझाने की ज़रूरत तो नहीं है ना कि अप स्ट्रीम में स्पीड x - y है, डाउन स्ट्रीम में x + y है। इसमें डाउट हो तो लास्ट क्लास जाके देखो फिर से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोट गोज 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम, हमको क्या लिखना पड़ेगा, लेट द, आपसे पूछा है फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम, लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बी x km/h and speed of stream be y km/h। सबसे पहले assumption, हाँ, अब आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो देयरफॉर अप स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगी, अप स्ट्रीम में x - y एंड डाउन स्ट्रीम में स्पीड विल बी x + y। ये लिखने की ज़रूरत नहीं होती एक्चुअली, आपको समझाने के लिए मैंने लिख दिया। अब आपको पता है कि आपको टाइम की बात कर रहा है, तो स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम = क्या बन जाता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये फॉर्मूला ज़रूर मेंशन करो बेटा, दिस टाइम इज़ डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब हम सब्स्टिट्यूट करें, हमें जो कंडीशन गिवन है, बोट गोज 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगेगा, 12/x - y, एंड 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, एंड है तो प्लस हो गया, 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो गई, x + y इन 8 आवर्स, दिस इज इक्वल टू 8। सेकेंड पार्ट में क्या बोला, इट कैन गो 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम, तो 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में टाइम ये, एंड 32 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 32/x + y इन द सेम टाइम। व्हाट डज सेम टाइम मीन्स, जो पहले लगा था 8 घंटे, कि अभी भी 8 घंटे में ही पहुंच जाती है, तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 8। अब आपको बोला है फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। मेथड यहाँ भी मेंशन नहीं, तो आपकी मर्जी की आप ले सकते हो, ओके। सबसे पहले तो रिड्यूस करना पड़ेगा, ये लीनियर इक्वेशन तो नहीं है, तो हमको अजम्पशन करना पड़ेगा कि लेट 1/x - y = p
आप ए बी लो, पी लो, आपकी मर्ज़ी, एंड 1/x + y = q। तो इक्वेशन क्या हो गया? अच्छा एक बात और, आप देखें तो इक्वेशन डिविजिबल है। ये आपकी 4 से दोनों इक्वेशन डिविजिबल है। 4 से डिवाइड करने से क्या फ़ायदा होगा? 4 3 ज़ा 4 10 ज़ा 4 4 ज़ा 4 8 ज़ा 8। ये तो 4 से डिविजिबल है, ये 8 से भी डिविजिबल है। तो उसको 4 से उसको 8 से डिवाइड कर दो, या पहले आप लिख लो एक बार फिर डिवाइड कर दो। तो ये आपकी क्या बन गई? 12p + 40q = 8। 4 से डिवाइड किया, 4 3 ज़ा p, 4 10 ज़ा q = 4 2 ज़ा। ये आपकी इक्वेशन बन गई। सेकंड इसको डिवाइड करेंगे। अच्छा इसको पहले मैं लिख दूँ एक बार, तो 16p + 32q = 8। फुल इक्वेशन इज डिविजिबल बाय 8। हाँ, तो 8 से डिवाइड कर दे तो क्या हो गया? सॉरी मैंने 8 लिख दिया। 8 2 ज़ा 16, 8 4 ज़ा 32 एंड 8 1 ज़ा 8। ये इक्वेशन हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। क्या दिख रहा है? एलिमिनेट करना चाहते हैं तो दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। हम इसको मल्टीप्लाई कर दें 2 से और इसको मल्टीप्लाई कर दें 3 से, तो ये हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? 2 3 ज़ा 6p + 20q = 2 2 ज़ा 4। इसको करेंगे 3 2 ज़ा 6p + 3 4 ज़ा 12q = 3। ये हो गई। अब हम इसको डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं p को। 20q - 12q क्या बचेगा? 8q। दिस इज इक्वल टू 1। तो q की वैल्यू क्या आ गई? 1/8। q कम्स आउट टू बी 1/8। हाँ, q आ गया। अब हम p निकालें तो q 1/8 है, तो q की वैल्यू यहाँ पर हम देखें 40q वाले में, तो ये 8 से डिविजिबल था तो हम इसी में रख दें। तो 12p + 40q, 12p + 40 × 1/8 = 8। ये इजी पड़ेगा हमको। हाँ, सब्स्टिट्यूशन में तो हम ये करेंगे। 8 5 ज़ा 40, तो 12p + 5 = 8 है। 5 उधर जाएगा, 8 - 5 3, 3 4 ज़ा 12, तो p की वैल्यू क्या आई? 1/4। ये 12p = 3 है। आप इसको ऐसा समझ लें, p इज़ 3/12, तो ये कैंसिल होके 1/4 आया। p हो गया 1/4, q है 1/8, पर p क्या था? p था 1/x - y। सो दिस इज इक्वल टू 1/x - y। इससे रिलेशन क्या मिल गया कि x - y तो 4 है, एंड दिस वाज इक्वल टू 1/x + y। इससे रिलेशन क्या मिलेगा? x + y = 8। अब इस सेट को फिर से सॉल्व करना पड़ेगा बेटा। x + y 8, ऐड करने पे y एलिमिनेट, 2x = 8 + 4 12। x की वैल्यू आपकी आ गई 6। x 6 रखोगे, y क्या आ जाएगा? 2। और यूनिट दोनों की क्या है? km/h मेंशन करना पड़ेगा। बोट की स्पीड हो गई 6 km/h और स्ट्रीम की स्पीड हो गई 2 km/h। ठीक है, यही क्वेश्चन था आपका, और ये इंपॉर्टेंट है अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। ये अपने एनसीईआरटी का जो किया था वही कंसेप्ट है। अब आपको बस डिस्टेंस क्या कर दिया कि ए एंड बी के बीच का डिस्टेंस दे दिया 150 किलोमीटर। A and B are 150 km apart on a highway. Two cars start from A and B at the same time. Let the speed of the car, हाँ आपको दोनों की स्पीड निकालनी है। Let the speed of car starting from point A, starting from A B x km/h and from B से जो स्टार्ट हो रही है उसकी स्पीड हमने ले ली y km/h। अब क्या बोला है? दे मूव इन द सेम डायरेक्शन, दे मीट इन 15 आवर्स। तो आपको पता है कि ये डिस्टेंस स्पीड टाइम वाला ही कंसेप्ट है। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस विल बी, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो ये भी इधर जा रही है, ये भी इधर जा रही है, यहाँ पर मीट कर रहे हैं। तो 15 घंटे चली, तो स्पीड तो इसकी x है और टाइम कितना है? 15, तो 15x, और वो भी 15 घंटे चली, स्पीड y। दोनों का डिफरेंस इज़ 150। 15x - 15y 150। 15 कॉमन लेके डिवाइड कर दिया तो इक्वेशन क्या बन गई? x - y = 10। सॉल्व किससे करना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। इक्वेशन किस फॉर्म में होना चाहिए? x - y - 10 = 0। दिस शुड बी द फॉर्म फॉर सॉल्विंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सेकेंड आपको क्या बोला है? दे
मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, दे मीट इन 1 आवर, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, ये इधर बी 1 घंटे में मिल जाती हैं। तो आपको क्या पता है कि x इंटू 1 x ही होगा, प्लस y इंटू 1 y होगा। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 150, पर इसको इस फॉर्म में लिखना है तो x प्लस वाई माइनस 150 इक्वल टू 0। दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 2। हाँ, अब हम इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो बेटा हम क्या कर लेंगे, x y 1, यहाँ पे क्या आता है आप चाहो तो लिख लो पहले a1 a2 b1 b2 c1 c2। a1 क्या है दोनों में 1, b1 माइनस 1 b2 प्लस 1, c1 माइनस 10 c2 इज़ माइनस 150। अब x y 1 फॉर्मूला एक बार लिखना है आपको, b c a b 1 2 1 2 1 2 1 2, पुट द एरोस, फॉर्मूला ज़रूर लिखिए। अब हमने यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो x अपॉन x y एंड 1, b यहाँ से उठा के लिख दें तो माइनस 1 1 माइनस 10 माइनस 150। देखो 10 0 सही लिखना चाहिए और 16 दिख रहा है मुझे खुद को, एक बार मुझे पता है अभी लिखा था तो कन्फ्यूज़न नहीं है, नहीं तो कन्फ्यूज़न हो सकता है। हाँ, तो बी केयरफुल अबाउट सच मिस्टेक्स, बहुत कॉमन होता है ये कि हमको खुद को ही नहीं पता चलता हमने क्या लिख दिया। ये हो गया, तो ये क्या हो गया x अपॉन, ये क्या होगा इनका प्रोडक्ट, माइनस 1 इंटू माइनस 150। डायरेक्ट भी कर सकते हैं या चाहे तो आप लिख सकते हैं जैसे अपन ने उसमें लिखा था। तो ये क्या हो गया प्लस 150, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 10 इक्वल टू y अपॉन माइनस 10 माइनस माइनस प्लस 150 इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस 1, ये आया। तो ये क्या हो गया x अपॉन 160 इक्वल टू y अपॉन 140 इक्वल टू 1/2। ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाई 2, तो 2 से डिवाइड कर दो तो ये हो गया x अपॉन 80 y अपॉन 70 इक्वल टू 1। 1 से इक्वेट करना सबसे आसान काम है, तो दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 80 एंड y इक्वल टू 70। स्पीड है किलोमीटर पर आर, यहाँ भी किलोमीटर पर आर। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट, स्पीड दोनों की आ गई है ना, ये करना था। नेक्स्ट है आप इसकी जगह फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते थे, x इक्वल टू b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, उससे भी यही आंसर आता, वो भी चलेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, द एज ऑफ फादर की एज इज 3 years मोर देन 3 times द सन्स एज। तो लेट द फादर्स प्रेजेंट एज या करंट एज, प्रेजेंट एजेस बोला है तो प्रेजेंट एज ही निकालेंगे। फाइंड लेट द फादर्स प्रेजेंट एज बी x years एंड सन की प्रेजेंट एज क्या हो गई y years। ठीक है, बेटे की x, बेटे की y, पापा की x। अब आपको क्या बोल रहा है, एज ऑफ फादर की एज क्या है x इज़ 3 years मोर देन 3 times। इस क्वेश्चन में पहले बात की बात नहीं की है, सिंपली ये बोला है 3 साल ज़्यादा है 3 times से। तो सन की एज का 3 times मतलब 3 times मल्टीप्लाई हो गया, उससे 3 years ज़्यादा, तो इसमें 3 ऐड कर दूँ तो ये क्या बन गई फादर की प्रेजेंट एज। यही फर्स्ट कंडीशन है कि फादर की एज सन की एज के ट्रिपल से 3 साल ज़्यादा, है ना, यही बोल रहा है 3 years मोर देन 3 times। 3 times की जगह थ्राइस वर्ड भी यूज़ किया जा सकता है। अब आगे क्या बोल रहा है 3 years हेंस, सेकेंड केस में क्या बोल रहा है 3 years हेंस, तो ये हो गया x + 3, ये हो गया y + 3। द एज ऑफ द फादर विल बी 10 years मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ द सन। तो अब बेटे की एज y + 3 है, इसका ट्वाइस और उससे भी 10 साल ज़्यादा, तो इसमें 10 ऐड कर दूँ, बेटे की एज का डबल करके उसमें 10 प्लस कर दूँ तो फादर के इक्वल होगा। ये बात समझ में आ गई। तो अब हमको क्या बोल रहा है, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस बाय सब्सटीट्यूशन। इसको सब्सटीट्यूशन से सॉल्व करना है। तो हमें फर्स्ट इक्वेशन दिखी सब्सटीट्यूशन के फॉर्म में रही है कि x की जगह 3y + 3, डायरेक्ट सब्सटीट्यूट कर दो। तो ये आपकी इक्वेशन 2 मैंने पूरी बनाई भी नहीं, मैं यहाँ सब्सटीट्यूट कर देती हूँ। तो 3y + 3 इसको ओपन करेंगे, 2y + 6 + 10, तो ये 2y इक्वल टू के इधर आएगा, यहाँ 3y है तो 3y - 2y क्या आ गया y, और ये 3 + 3 6, 6 कैंसिल हो गया, या 16 - 6 कर दो जैसी आपकी मर्ज़ी। तो y की वैल्यू क्या आ गई 10। हाँ,
y मतलब बेटा, बेटे की एज आ गई 10 ईयर्स, तो फादर की एज x क्या होगी 10 इंटू 3 प्लस 3 33, तो फादर की एज है 33 ईयर्स और बेटे की एज है 10 साल। तो यही बोला था ना उसका ट्रिपल से 3 ज़्यादा, वो हो गई। और अब आपको क्या बोला है 3 साल बाद, तो 3 साल बाद इसकी एज क्या होगी 10 प्लस 3 दैट इज़ 13 ईयर, इनकी क्या हो गई 36, 13 2 ज़ा 26, 26 में 10 ऐड करोगे तो 36, करेक्ट है ना। ये लिखा था 13 2 टाइम्स 13 प्लस 10 इक्वल टू 36, ये सन की एज है और वो फादर की एज है। दोनों इक्वेशन सेटिस्फाइड, ख़त्म हो गया क्वेश्चन। ये वेरिफिकेशन था लास्ट में हमने जो किया। लास्ट क्वेश्चन है अब आपका टेस्ट का, दैट इज ग्राफ। हाँ, Amit bought 2 pencils and 3 chocolates for ₹11 and Sumit bought 1 pencil and 2 chocolates for ₹7. Represent this situation in the form of a pair of linear equations. Find the price of 1 pencil and that of 1 chocolate graphically. तो हम क्या assume करेंगे, let the price of 1 pencil equal to ₹X and 1 chocolate इक्वल टू ₹y। तो हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सुमित ने, पहले सुमित ने खरीदी थी, अमित ने खरीदी कितनी 2 पेंसिल, तो 2 पेंसिल 2x रुपीज़ की हुई एंड 3 चॉकलेट प्लस 3y, कितने रुपए लगे 11 रुपीज़। ये आपकी फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकंड में क्या बोला है, सुमित बॉट 1 पेंसिल एंड 2 चॉकलेट्स दैट इज़ x प्लस 2y इक्वल टू 7। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली हो गया। आप चाहें तो इसको ये इक्वल टू 11 को -11 इक्वल टू 0 -7 इक्वल टू 0 लिख दो, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब ग्राफ बनाना है तो बेटा आपको पता है फर्स्ट इक्वेशन में क्या इजी रहेगा सॉल्यूशन निकालने के लिए, x, तो हम इससे करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 3y उधर जाएगा, 11 माइनस 3y, 2 वॉज इन मल्टीप्लीकेशन विथ x तो इधर आएगा डिनोमिनेटर में, और इस इक्वेशन से जब करोगे तो सीधे x दिख रहा है, x इक्वल टू 7 माइनस 2y। ये आपने इक्वेशंस को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, एक्सप्रेस्ड x इन टर्म्स ऑफ y इन बोथ द सिचुएशंस। अब हमको क्या करना है, सॉल्यूशन निकालना है। पहले मैं इसके निकाल लेती हूँ, ईजी है। y ले लिया 0, तो x इक्वल टू 7 माइनस 0 मतलब क्या आ गया 7। फिर हमने y की वैल्यू ले ली 2, तो x इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 2, 7 माइनस 2 इंटू 2 इज़ 4, 7 माइनस 4 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3। 2 सॉल्यूशन सफिशिएंट है पर हमेशा 3 ले लेना चाहिए। तो y की वैल्यू सपोज ले ली 3, तो x क्या हो गया 7 माइनस 2 3 ज़ा, डायरेक्ट भी कर सकते हो, 2 3 ज़ा 6, 7 माइनस 6 1, तो x इक्वल टू 1। फिर हमेशा क्या करना चाहिए, इसको टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेना चाहिए। x y, ऊपर हमेशा x आता है, नीचे y आता है। x 7 है, y 0 है, x 3 है, y 2 है, x 1 है, y 3 है। ये सॉल्यूशन आ गए। और ये किस इक्वेशन के हैं, x प्लस 2y इक्वल टू 7 के। अब दूसरी इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन निकालें। अब आपको क्या दिख रहा है कि नंबर का डिवीज़न होना है 2 से। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि नंबर इवन होना चाहिए, तो हमें सबको इवन में कन्वर्ट करना है। तो हमें क्या पता है कि ये ऑड है, ये ऑड है, ऑड माइनस ऑड इवन होता है, ऑड प्लस ऑड भी इवन होता है। तो हमें y की वैल्यू ऐसी लेनी है कि 3 से मल्टीप्लाई करके ऑड आए, तो ऑड नंबर्स पे ही ऑड आएगा। तो हमें y की वैल्यू सिर्फ ऑड नंबर सेलेक्ट करनी है। तो फर्स्ट हमने ले लिया y इक्वल टू 1, तो क्या हो गया 11 माइनस 3 अपॉन 2, 11 माइनस 3 8, 8/2, आंसर आ गया 4। फिर हमने y की वैल्यू माइनस में भी ले सकते हैं, हाँ, पर मैं प्लस में ही ले रही हूँ, y मैंने 3 ले लिया। तो ये क्या होगा 11 माइनस 3 3 9/2 दैट इज़ 2/2, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1। तीसरा सॉल्यूशन, y की वैल्यू ले ली 5, तो क्या हो गया 11 माइनस 3 5 ज़ा 15/2 दैट इज़ -4/2, तो आंसर क्या आ गया -2। ठीक है, अब इसका भी हम टेबल साथ में बना लें। तो हमारी दूसरी टेबल क्या बन रही है, एक तो इक्वेशन क्या थी 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, हाँ 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। इसमें हमारी 3 सॉल्यूशंस, x y, x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 1 पे y इक्वल टू 1 पे x की वैल्यू 4, y इक्वल टू 1 पे x की वैल्यू 4, उल्टा पुल्टा मत कर लेना। x 1 है, y 3 है, x 1 है, y 3 है, और लास्ट में y 5 था, x -2। ये सॉल्यूशंस आ गए।
आप चाहो तो पता है यहाँ पर बेटा नेमिंग भी कर सकते हो, आप यहीं पर एक और ब्लॉक बनाकर उस पर कोऑर्डिनेट्स की नेमिंग कर सकते हो, ABC। अब यहाँ पे ABC नहीं लेना, यहाँ पे फिर कुछ और लो, PQR, तो हमको फिर अलग से वहाँ पे लिखना नहीं पड़ेगा, हम सिर्फ ABC PQR लिख देंगे। अब मैंने 2 ग्राफ ले रखे थे, ओके ये ब्लू वाले पे बनाते हैं, ज़्यादा अच्छा दिखेगा, है ना। तो हमको क्या चाहिए, हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में काम हो जाएगा, ये x-2 है तो हमें थोड़ा सा थर्ड क्वाड्रेंट चाहिए होगा, ठीक है। तो हमारी वैल्यूज़ जो हैं वो 7 तक जा रही है, ये भी x की वैल्यू 7 तक जा रही है, y की वैल्यू 2, 3, 5 तक जा रही है। तो यदि हम इस ग्राफ को रोटेट कर लें, ठीक है, ये हमने बना दिया। अब हमारी वैल्यूज़ क्या हैं, 7 तक जानी है, तो भाई नंबरिंग आपका यहाँ पर, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो दिखता है 1 2 3 4 5 6 7। तो मैं माइनस वाला भी ले लेती हूँ, इसको इधर शिफ्ट कर लेती हूँ मैं कि यहीं पर 7 आ जाए लास्ट पे, या 1 उधर शिफ्ट कर देती हूँ तो 8 तक आ जाएगा, ठीक है। तो इधर भी मैं लाइन बना देती हूँ, तो दिस विल बी -1, ठीक है, -1 -2। अब y में भी मेरे को वैल्यूज़ लेनी है, ये थोड़ी गड़बड़ हो गई है ना, चेंज करते ये -1 है, ये -2 है, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब हमारी वैल्यूज़ y में कहाँ से 1 2 3 4 5 भी चल रही है, तो वही लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7। स्केल हमने दोनों पे क्या ली है, स्केल ऑन x एंड y एक्सेस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 रुपीज़। कॉस्ट है ना, आपको पता है ये कॉस्ट है, तो यहाँ पे रुपीज़ में आएगा। x पे आपने क्या लिया था, x वाज कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेंसिल, तो यहाँ पर हेडिंग भी डालना पड़ेगी। यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेंसिल, ब्रैकेट में रुपीज़, एरो लगा दिया। इस साइड हमें सेम चीज़ करनी है y के लिए। हाँ, मैं अभी थोड़ा सा ओवरलैपिंग हो जाएगी क्योंकि मेरा ये यहीं पर है काम सारा। तो यहाँ लिखेंगे हम कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट इन रुपीज़, ठीक है। ये इस तरह से हेडिंग डालनी है आपको दोनों पे। अब हम एक ग्राफ पहले प्लॉट करेंगे, दोनों साथ में नहीं, पहले सिर्फ एक के पॉइंट्स प्लॉट करें। सपोज़ हमने इसके किए x = 7 पे y की वैल्यू 0, तो x = 7 पे y की वैल्यू 0, ये पॉइंट यहीं पर आएगा और इस पॉइंट को हमने p नाम दिया, तो मैं सिर्फ यहाँ p लिख दूँगी तो काम चल जाएगा कि p 7, 0, दैट इज़ क्लियर फ्रॉम माई टेबल। फिर q इज़ 3, 2, x = 3 पे y की वैल्यू 2, ये आ गया q। आप चाहो तो यहाँ लिख दो 3, 2। लास्ट है 1, 3, x = 1 पे y की वैल्यू 3, दिस इज़ योर r विच इज़ 1, 3। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे एक स्केल, ये रहा। अब इसको सेट करो कि तीनों पॉइंट पे टच होता हुआ जाए। हाँ, पॉइंट शुड बी कोलिनियर, सेम लाइन पे लाई करना चाहिए। इसमें थोड़ी सी दिक्कत जाती है इसको घुमाने में, ये सेटिंग करने में, बट द थिंग इज़ आपको इसमें बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं जाएगी। इसमें सारी चीज़ें बहुत अच्छी, बस ये स्केल एक पॉइंट फिक्स करने का सिस्टम होना चाहिए था। देन इट वुड हैव बीन वेरी इजी फॉर मी टू यूज़ दिस, मी और एनीवन एल्स। तो ये हमने ऐसे करके लाइन बना दी, और लाइन आप दोनों साइड एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है। ये लाइन बना दी तीनों पॉइंट से होते हुए, इधर एरो, इधर एरो। इसके ऊपर इक्वेशन का नाम, किस इक्वेशन का, ये x + 2y = 7। इसके ऊपर हम लिखेंगे ऐसा ही x + 2y = 7। ये हमारा एक ग्राफ कंप्लीट। अब हमारा सेकंड ग्राफ क्या है, 2x + 3y। हमने एक का काम ख़त्म कर दिया, अब हम दूसरा लेंगे। और आप, मैं तो कलर चेंज कर सकती हूँ, आपके पास तो सेम ही है। अब है x = 4 पे y1, x = 4 y1, ये पॉइंट आ गया, दिस इज़ a, 4, 1। फिर है 1, 3, दैट इज़ सेम पॉइंट, यही वाला आ गया है b, 1, 3। तो आपको पता चल गया जब सेम पॉइंट आ गया कि सॉल्यूशन भी यही आएगा 1, 3। मतलब ये पेंसिल हो गई 1 रुपये की, और वो हो गई 3 रुपये की चॉकलेट। आपका लास्ट है -2, 5, x = -2 पे
y की वैल्यू 5, ये पॉइंट यहाँ आ गया। अब आपको फिर से स्केल चाहिए और इन तीनों पॉइंट से होते हुए लाइन बनानी है। हाँ, अभी आप उस पर करोगे आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं जाएगी। ये लाइन इस तरह से पास होगी। तो ये देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ आया, वही आएगा x = 1 y = 3। फिर आपको क्या लिखना था, फाइंड करनी थी, तो आप लिख दोगे देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेंसिल = ₹1 एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट = ₹3। ये आपका आंसर आपको या तो आंसर शीट में या ग्राफ पेपर के ऊपर कहीं ना कहीं मेंशन करना है, ठीक है। और ये आपका, अच्छा मैंने क्या नहीं लिखा, मैंने इक्वेशन नहीं लिखी, मैंने एक गलती की है। 2x + 3y = 11, 2x + 3y = 11, ये इक्वेशन मेंशन करनी थी, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि पॉइंट्स की जो बात होती है ना, कि हमने ये पॉइंट ले लिया, उसने वो पॉइंट ले लिया, तो अब यदि मैंने ये पॉइंट्स लिए थे, अब कोई और यदि ये पॉइंट लेगा, ये पॉइंट लेगा, तो इक्वेशन तो ऐसे ही जाएगी। उसका जो स्लोप है, दिस इज कॉल्ड स्लोप, वो कितनी टेढ़ी जा रही है वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो इक्वेशन जाएगी तो उसी पैटर्न में, मतलब इक्वेशन का ग्राफ जो बनेगा वो आप सबका सेम बनेगा। मतलब हमारा ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आया, ये x एक्सिस के साथ, ये 7,0 y एक्सिस के साथ, दोनों के जो आएंगे वो सेम आएंगे, वो अलग आ ही नहीं सकते। तो कभी भी आपको ट्राइंगल का पूछा है कि वर्टिसेस कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं क्या, तो आपने कुछ अलग पॉइंट लिए, किसी और ने कुछ अलग लिए, एनसीईआरटी में कुछ और दिए हैं, पर सबका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x एक्सिस y एक्सिस और आपस में सेम आएगा, वो कभी अलग नहीं हो सकता, ठीक है। तो थैंक यू। जो भी क्वेश्चन आपने गलत किए हैं उनको फिर से ट्राई करो, है ना, फिर से क्लास वापस देखो जिस कंसेप्ट में आपका कन्फ्यूज़न है, और उसको बिल्कुल अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लो बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट है लीनियर इक्वेशन। जो लोग मैथ्स लेने वाले हैं अगले साल फिर लीनियर इक्वेशन पढ़नी पड़ेगी, है ना। तो थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग।